नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम राजनीतिक लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करने वाले हैं। और क्यों कर रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं। चुनावी शंखनाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। वो तो पुरानी कहावत हो गई, बहुत बार बता दिया कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। लेकिन यहां पर 403 विधायकों की विधानसभा है, 80 लोकसभा सांसद आते हैं। देश के प्रधानमंत्री बनारस से ही सांसद हैं। और ऐसे में अब जो 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन पर सभी की निगाहें हैं। और पिछले रविवार भी और इस रविवार और आने वाले तमाम जो रविवार हैं चुनाव से पहले, हम खास उत्तर प्रदेश पर निगाह डालेंगे। पिछली बार हमने बात की थी कि क्या समीकरण, गठबंधन क्या बन रहे हैं, कौन किसका फायदा करेगा, नुकसान करेगा। बीजेपी समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर होती दिख रही है क्या? हाथ और हाथी किसके साथी साबित होंगे, किसका नुकसान करेंगे, किसका फायदा? लेकिन अब गंगा और यमुना में बहुत पानी बह गया है। इस हफ्ते मुद्दे शक्ल अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात होती है तो पिछले 3 दशकों से एक मुद्दे की चर्चा हमेशा होती है। वो चाहे चुनावी मुद्दा बने या ना बने, लेकिन चर्चा जरूर होती है। हिंदू मुसलमान, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। तो यह चुनाव भी क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भेंट चढ़ेगा? इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि बीजेपी हिंदू कार्ड खेलती है। हिंदुत्व और उसमें जन कल्याणकारी नीतियों का पुट जोड़कर जो ये मोदित्व की राजनीति है, इसका अच्छा खासा लाभ देखने को मिला है बीजेपी को। 2014 के चाहे लोकसभा चुनाव हो, बाद में विधानसभा चुनाव 2017, खास उत्तर प्रदेश जहां गठबंधन में 325 सीटें जीत गई थी बीजेपी, और 2019 के लोकसभा चुनाव। तो क्या यह मुद्दा बनेगा? मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें इस हफ्ते क्या सेल्फ गोल कर दिया, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दे रहे थे लौह पुरुष सरदार पटेल को, और आजादी दिलवाने वालों में जब योगदान गिनाने लगे तो मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम ले लिया। और बीजेपी ने उस मुद्दे को लपका है। और क्यों ना लपके? जिन्ना समर्थक पार्टी के तौर पर अब पेश कर रही है समाजवादी पार्टी को बीजेपी। यानी कि क्या यह पाकिस्तान परस्त है? योगी आदित्यनाथ यहां तक भी कह देते हैं कि तालिबान अगर कुछ गुस्ताखी करेगा तो भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री नहीं। लेकिन अब ये राजनीतिक तैयारियां हो रही हैं और औजार हथियार क्या गाहे बगाहे अखिलेश यादव ने दे दिया है। अखिलेश यादव अब भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। कह रहे हैं मैंने जो कुछ कहा, इतिहास की किताबें पढ़ लीजिए। अब इतिहास की किताब पढ़ा रहे हैं, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस की शायद किताब, क्या वो भूल गए हैं? उधर इसी हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ भी गए, भक्ति की, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया और थे केदारनाथ में। लेकिन अयोध्या का जिक्र करना नहीं भूले, और साथ ही साथ बात की मथुरा और काशी की भी। और यह सब राजनीतिक संकेत, संदेश होते हैं। इसके अलावा महंगाई की मार की आहट महसूस की, वो तपिश महसूस की केंद्र सरकार ने, और 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी घटाई। और उत्तर प्रदेश ने 7 रुपए वैट घटा दिया पेट्रोल पर, डीजल पर तो 2 रुपए, वो तो वैसे ही इतना घट गया। पर कुल मिलाकर 12-12 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता किया। और योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या नगरी में जहां पर 12 लाख दिए जलाए गए, गरीबों के लिए
1 लीटर तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक मार्च तक देने का ऐलान किया। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, 5 किलो अनाज यानी कि गेहूं और चावल मुफ्त देने की जो योजना है वो सरकार ने खत्म कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह जारी रहेगी। तो हिंदुत्व और जन कल्याणकारी नीतियों का पुट। उधर दूसरी तरफ विपक्ष के सामने तस्तरी पर, प्लेट पर मुद्दे सजे हुए हैं। हम एक संकट काल, संक्रमण काल, आफत आपात काल से गुजरे। कोरोना की मार से अभी तक नहीं उभरे हैं हम। तो कोरोना की मार जिसके चलते नौकरियां भी गई, तनख्वाहें कटी, घटी, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी, और उसका असर क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या हुआ कि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। फल फूल सब्जियां, रसोई गैस के दाम हो, एलपीजी, सीएनजी, बहुत लंबी फेहरिस्त है। आप भुक्तभोगी हैं, आप जानते हैं। और साथ ही साथ अब 1 महीना पूरा होने को है 26 नवंबर को किसान आंदोलन का, और किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है, और लखीमपुर खीरी ने यह गूंज और बड़ी की। तो मुद्दे क्या हैं, पोजीशनिंग क्या हो रही है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले बयान सुनिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के। मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी, भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। ये चुनाव संविधान के अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या उत्तर प्रदेश और देश ने नहीं देखा कि गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया, उसके बाद कानून कुचलने की तैयारी थी, इनको और सत्ता मिल जाएगी तो संविधान को कुचल देंगे। तो कम से कम उत्तर प्रदेश बचे, देश बचे और संविधान बचे, उसका चुनाव है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, यूपी में हिंदू मुसलमान या काम को इनाम। योगी सरकार दावा कर रही है 2017 का जो घोषणा पत्र था उसमें 90% वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं, 10% आने वाले 3 महीने में भी पूरा कर दें। और दूसरा सवाल, कोरोना, महंगाई, किसान, करेंगे विपक्ष का कल्याण। चर्चा में मेरे साथ आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को मैंने नहीं बुलाया, जैसा पिछले हफ्ते किया था। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आशुतोष। एक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, जाने माने समाजशास्त्री बद्री नारायण, और मेरे 2 सहयोगी, बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम करने वाले और गली गली, कूचो कूचो, नुक्कड़ खड़ौंजों में जाते हैं, लोगों से जानना चाह रहे हैं कि मिजाज क्या है चुनाव का, माहौल क्या है, जो उनके कार्यक्रम का नाम है। राजीव रंजन और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहला सवाल आप सभी से, शुरुआत आशुतोष आपसे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनता दिखाई दे रहा है, या अभी ये इट इज अ मोशन इन प्रोसेस? देखिए संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनावों ने कम से कम एक तरीके से साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि एक चुनाव का दूसरे चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता और हर चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन इस चुनाव में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो ये महत्वपूर्ण है मार्जिन ऑफ डिफीट। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो। अगर आप सिर्फ बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, जहां भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिला था विधानसभा के चुनाव में, इस बार उनको सिर्फ 14.5% वोट मिला है। 4 में से 3 जगह जमानत जब्त हुई है, और जो हार का मार्जिन है वो आप समझ ही सकते हैं कि दिनहाटा में 1,63,000 वोटों से, गोसाबा में 1,43,000 वोटों से, खारदा में 93,000 वोटों से और शांतिपुर में 64,000 वोटों से। विधानसभा के चुनाव में यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है।
अगर आप मंडी में देखिए, मंडी लोकसभा चुनाव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 4 लाख से ज्यादा वोट से जीती थी। इस बार पूरा का पूरा मार्जिन न्यूट्रलाइज हो जाता है और कांग्रेस पार्टी वहां पे बिना किसी नेता के, बिना किसी संगठन के 64,000 वोट से जीत जाती है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहे धारियावाड़ का चुनाव हो, चाहे बल्लभगढ़ नगर का चुनाव हो, तीसरे और चौथे नंबर पर आती, जो कि टोटली बाइपोलर चुनाव होता है। इसकी एक पलट तस्वीर भी है ना आशुतोष। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, 3 विधानसभा में 2 विधानसभा जीतती है, खंडवा की लोकसभा जीतती है, असम में 5 की 5 सीटें, 3 खुद और 2 उनके घटक, वो भी जीतते हैं। बिल्कुल, जेडीयू दोनों सीट जीत जाती है बिहार में। बहुत अच्छा आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वो सीट जीती जो 31 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास थी। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वो सीट जीती है जो वहां के मुख्यमंत्री का गृह जिला हुआ करता था। असम में जरूर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई, लेकिन ये वो इलाका है अपर असम का जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनली बहुत पावरफुल इलाका इमर्ज करके आया। ये लोअर मैं मुद्दे की बात कर रहा था, तो आप कह रहे हैं महंगाई मुद्दा बन रहा है क्या? मैं उसी पर आ रहा हूं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी जबरदस्त मुद्दा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस दिन उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसी दिन जो सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम 5 और 10 रुपए कम करने की नौबत नहीं आती। नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वभाव पिछले दिनों उभर के आया है, वो किसी मांग को आसानी से कंसीड नहीं करते हैं। वो कंसीड तब करते हैं जब उनको लगने लगता है कि राजनीतिक तौर पर उनको बड़ा नुकसान होगा। न केवल केंद्र सरकार ने क्या, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकारें थी उनको भी इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि आप कृपया करके दाम पेट्रोल और डीजल के कम पर विपक्ष दाम नहीं घटा रहा है, तो जो गेन उसे मिलने चाहिए थे, क्या उतने गेन मिलने में अब दिक्कत होगी? बीजेपी कहेगी हम प्रो पीपल हैं, ये तो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अभी पंजाब के अंदर आपने देखा पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कांग्रेस सरकार ने कम कर दिया। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कम कर देंगी, मुझे इसमें किसी तरीके का कुछ। और जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार व कांग्रेस की सरकार नहीं। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, गोवा में भाजपा की सरकार है, मणिपुर भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार। सिर्फ पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं, वहां कांग्रेस पार्टी ने दाम कमा। तो मेरा मानना यह है कि इस बार जो महंगाई और बेरोजगारी का मसला है और जिस तरह ये बड़े मुद्दे हैं, आप ये कह रहे हैं विनोद, ये बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, या उत्तर प्रदेश 30 साल से जब चुनाव आए, जो चुनाव आए, हिंदू मुसलमान इस पर चर्चा जरूर हुई है और इस बार भी हो रही है। देखिए संदीप, मैं आशुतोष की बात से काफी हद तक सहमत हूं। जनता के बीच में तो महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को, मैं बार बार कहता हूं, अंत तक वो हिंदू मुस्लिम के डिस्कोर्स पर ले जाएगी। अब आपने अभी एक अपने मेन कोर्स होगा वो उसको मेन कोर्स बनाने की कोशिश करेगी। मेन डिश है या छौंक है? नहीं, वो साइड डिश है। देखिए, भाजपा जो है उसकी कोर आइडियोलॉजी, उसका राजनीतिक डीएनए हिंदुत्व है, हिंदुत्व का ध्रुवीकरण है, वो उसको कोर ही बनाएगी। आप याद कीजिए 2017 में प्रधानमंत्री जी ने जब शमशान और कब्रिस्तान वाला भाषण दिया, उसके बाद चुनाव का पूरा कोर्स बदल गया था। इसी तरह अभी जो जिन्ना वाली बात आपने कही थी, ये सेल्फ गोल कर लिया नहीं अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल किया कि नहीं किया, लेकिन जिस तरह योगी जी ने लपका, तो यानी वो हिंदुत्व पे चले गए। और नहीं, वो उसके बाद अपनी बात पर डटे रहे। नहीं, 2 दिन बाद फिर कहा कि नहीं जी, हिस्ट्री की किताबें, इतिहास की किताबें। ऐतिहासिक रूप से अखिलेश यादव ने कोई गलत नहीं कहा। वो अगर एकेडमिकली, राजनीतिक तौर पर तो पहले अडवाणी जी से सवाल पूछा जाना चाहिए। भाई ये तो बीजेपी, वो तो अखिलेश जी ने कहा नहीं, वरना तो अगर कोई आदमी पहले तो अडवाणी जी पे कार्रवाई करे बीजेपी, अगर जिन्ना के मामले में, या जसवंत सिंह की किताब जिन्ना पर लिखी गई, जसवंत सिंह पर तो कार्रवाई नहीं, किताब तो अभी चल रही है, तो बैन लगाओ भी किताब पे। तो सवाल ये है कि ये प्रश्न भी तो उठेंगे जब आप ज्यादा जिन्ना करेंगे, तो ये सवाल भी दूसरे लोग उठाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब केदारनाथ में प्रधानमंत्री जी ने जैसे काशी मथुरा अयोध्या की बात की, तो कहीं ना कहीं उसको ले जाके हिंदुत्व के ध्रुवीकरण पर ले जाने की पूरी कोशिश होगी, ताकि महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, कोविड का मिसमैनेजमेंट, ये सारे मैं फिर वही बात पूछूंगा, ये छौंक है या काम को इनाम दिखाएंगे कि देखिए हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, हमने जल ले आए नल में, हमने सड़कें बनाई हैं, गांव-गांव में शौचालय आवास बनाए। तो जन कल्याणकारी नीतियों पर हिंदुत्व का छौंक या पुट, मोदित्व जिसे मैंने कहा अपने शुरुआती संबोधन में। भारतीय जनता पार्टी का आप एक समझ लीजिए, हिंदुत्व की सीमेंट, जातीय समीकरणों की ईंटें
और डेवलपमेंट का पलस्तर और गवर्नेंस का पेंट, ये मोदी जी की सरकार 2014 में बनी थी। कमोबेश उसी का पैकेज देने की कोशिश होती है। नहीं, 2014 में तो प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा था देश को देवालय की नहीं शौचालय की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ टोपी भी नहीं पहनी थी। ये भी आप देखिए, मैं हरियाणा में घूम रहा था तो मैंने पूछा लोगों से, मैंने कहा भाई किसको वोट दोगे? बोले जी बीजेपी को देंगे। हमने क्यों दोगे? बीजेपी का हरियाणा में। बोले जी टोपी नहीं पहनी मोदी जी ने। तो हिंदुत्व की सीमेंट थी ना। यही बिहार में लोग कह रहे थे। मतलब रामकृपाल यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भूमिहार कार्यकर्ता बीजेपी के, वो बोले रामकृपाल के साथ तो हम झगड़ा करते थे, लेकिन वोट इसलिए दे रहे हैं कि मोदी जी ही जो है वो हिंदुओं की बात कर सकते हैं। तो हिंदुत्व जो है उनका कोर है। ये अब जैसे अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी, उसका कोर सामाजिक न्याय है। अगर वो पिछड़ों के जाति जनगणना को भी मुद्दा बना दें तो वो वैसे ही होगा जैसे भाजपा के लिए हिंदुत्व। लेकिन अब वो बनाते ही नहीं बनाते, ये तो उन पर निर्भर करेगा। लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है। बद्री नारायण, किस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी आप लोग बात कर रहे थे, एक तो हिंदुत्व एक कहते हैं कि डिस्कोर्स का मुख्य केंद्र रहेगा उत्तर प्रदेश में। उसका कारण देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दल का कोर क्या है, लेकिन जनता का कोर क्या है। यानी हिंदुत्व की जो अपनी दंश है, यानी क्यों हिंदुत्व बार बार स्ट्रिप कर जाता है? ये सिर्फ बीजेपी या ऐसे दलों का एजेंडा है कि जनता भी कहीं ना कहीं उस तरह के एजेंडे को अपना लेती है। और अगर अपना लेती है तो उसका कारण क्या है? वो हिस्टोरिकल कारण है, वो हमें देखना होगा। दूसरा है, एक हम लोग बार बार हिंदुत्व की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, आप ये कह रहे हैं? क्यों बढ़ती जा रही है? हाँ, और क्यों बढ़ती जा रही है? हर बार क्यों बीजेपी को उसको अपनाना पड़ रहा है? एक तरफ वो डिस्कोर्स बना रही है और डिस्कोर्स से प्रभावित भी हो रही है, वो डिस्कोर्स ले भी रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, नहीं, इस बात को थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। बद्री बाबू एक मिनट रुकिए। हाँ, देखिए 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, ढाई गई। 93 में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्पष्ट बहुमत बीजेपी को नहीं मिला था। ठीक है, 2012 का भी चुनाव मुझे ध्यान है, बाटला हाउस एनकाउंटर एक बड़ा मुद्दा बना और उसमें कि जी सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रही हैं वगैरह वगैरह, दिग्विजय सिंह के बहुत बयान आए, उनको मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी जो 2007 में 52 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में, वो 47 पर सिमटी और घट गई। पर 2014 के बाद क्या अब हिंदुत्व की आप ये कह रहे हैं एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और ये बात जानती है बीजेपी? बिल्कुल ये बात जानती है। और मेरा मानना है कि अगले कई सालों तक अभी हिंदुत्व का ये जो जिसको कहते हैं डिफिशियंसी से पैदा हुआ एक जो मुद्दा है, ये मुद्दा पिछले 70 सालों में जो एक शिकायत रही है बहुत सारे लोगों की कि भाई हम पे ध्यान नहीं दिया जाता, तुष्टीकरण की नीति चलती है। तो ये जो मन में दंश है, उस दंश को कहीं ना कहीं घाव पर मरहम लगा। तो मतलब हिंदुत्व और उसके साथ जन कल्याणकारी नीतियां, उसके साथ जन कल्याणकारी नीतियां गरीबों के लिए, जो नैरेटिव लगातार सरकार सेट कर रही है कि गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम भी नहीं घटा पा रहे थे, हम सड़कें बना रहे हैं, हम आवास बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, ये दोनों चीजें साथ चलेंगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात को थोड़ा विस्तारित करता हूं। देखिए, हम लोग महंगाई बहुत चिंता कर रहे हैं और सचमुच बड़ी चिंता है, लेकिन महंगाई उतना बड़ा असर क्यों नहीं डाल पाती है चुनावों में? इसका एक बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में और जगह भी ये है कि एक नई चेतना शुरू हुई है लोगों में, जिसका चेतना, एक बेनिफिशियरी का कॉन्सेप्ट। यानी आप महंगाई बढ़ा रहे हैं या बढ़ रही है, दूसरी तरफ चावल भी पहुंच रहा है, दूसरी तरफ बहुत सारी योजनाएं भी पहुंच रही है। तो ये जब पहुंचती है, 5 आदमियों का परिवार है, 25 किलो अनाज अगर पहुंच रहा है तो वो कम से कम ये उससे इस बारे में मुतमईन है कि मैं भूखा नहीं सोऊंगा। बिल्कुल, और ये गरीबों में, बहुत सारे गरीबों में एक बहुत बड़ी राहत है कि उनके पास ये चावल पहुंच जा रहा है, जिससे वो दाल भी खरीद ले रहे हैं और सब्जी भी खरीद ले रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत वो गैस के चूल्हे भी पहुंच जा रहे हैं। तो एक कहते हैं ना, ये जो लाभार्थी चेतना होती है, वो जो मिल गया है उस पे खुश होती है और जो नहीं मिला है उसके पाने की चाह में जीती रहती है। अबे आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दे, कौन से मुद्दे कॉन्क्रिटाइज होते दिख रहे हैं? देखिए, अभी बद्री भाई ने लाभार्थी चेतना का जिक्र किया, मैं समझता हूं वो एक नया सूत्रीकरण है। वो अपने लेख में भी पहले इस बात को लिख चुके हैं
ये बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि महंगाई जो इतनी बहुत ज्यादा बढ़ी है वो लाभार्थी चेतना को एक हद तक संतुलित कर देगी। ये बात सही है कि सरकार की जो लोकोपकारी योजनाएं हैं वो सरकार को सरकार के प्रति कुछ तबकों में हमदर्दी पैदा करती हैं, और वो मोदी जी का जो पूरा बंदोबस्त है उसके लिए एक स्थायी राजनीतिक पूंजी बन गई है सारे देश में, जो लोकसभा चुनाव में उनकी बहुत मदद करती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की चुनाव की कुछ और खास बातें हैं जो उसे लोकसभा चुनाव से अलग करती। वो बात यह है कि 2017 का चुनाव उन्होंने एक खास तरह के सामाजिक गठजोड़ के जरिए जीता था, जिसके ऊपर आपके मंच पे और दूसरे मंचों पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं मानता हूं कि 2022 में वो सामाजिक गठजोड़ पहले जैसा नहीं रह गया है, क्योंकि वो सामाजिक गठजोड़ वैसा नहीं रह गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि एसबी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, महान दल, ये जो जनवादी पार्टी और अभी राष्ट्रीय लोकदल का तो पक्का नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मुलाकातें होती रहती हैं, ये गठजोड़ महंगा पड़ सकता है बीजेपी को, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे सामाजिक तबके हैं जिन्होंने बड़ी निष्ठापूर्वक और उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तभी उन्हें 40% वोट और 300 के ऊपर सीटें प्राप्त हुई थी। हाँ, लोकसभा में तो 49% नहीं है। ज्यादा। देखिए, वो तबके उस तरह से भाजपा के प्रति हमदर्दी नहीं रखते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण वोट जो बहुत लंबे अरसे से, पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का फिक्स वोट था, वो फ्लोटिंग हो गया है। और जैसे ही अमित शाह ने अपने भाषण में योगी को भाजपा का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया, मुझे पक्का यकीन है कि ब्राह्मण समुदाय अपनी मतदान संबंधी प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार कर रहा होगा। तो मैं समझता हूं कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि चुनाव में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ब्राह्मण वोट की बात कर रहे हैं, लेकिन अंततः सामाजिक गठजोड़ किस पार्टी के पास है, कौन सा मजबूत गठजोड़ है, किसका टूट रहा है, किसका बन रहा है, अंततः चुनाव का फैसला जीत हार उसी के आधार पर होगी। तो उसमें कांग्रेस और बीएसपी स्पॉइलर्स की भूमिका में है, वोट कटवा होंगे या वो बीजेपी को नुकसान करेंगे, या बहुत से लोग कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी को जो वोट जा सकता था, नाराज वोट, वो ले जाएंगे तो समाजवादी का नुकसान करेंगे। तकनीकी रूप से उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष का कोई गठजोड़ नहीं है, विपक्ष की कोई एकता नहीं है, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन रही हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मुख्य टक्कर में आती जा रही है। इस तरह की छवि बन रही है, समाजवादी पार्टी भाजपा को मुख्य टक्कर दे रही है। तो जितने भी वोट भाजपा से नाराज हैं या नाराज हैं, जो भाजपा से हट रहे हैं या फिरंट हो रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ हमदर्दी से देख सकते हैं। और एक दूसरा नया ध्रुव और पैदा हुआ है, वो कांग्रेस का है। कांग्रेस ने, तो कांग्रेस की सो कॉल्ड रीइमर्जेंस नुकसान किसे देगी, बीजेपी को या समाजवादी को? चाहे 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला हो या कुछ और जो उन्होंने कदम उठाए हैं, जो गांधी ने एक संगठन चलाई है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन मैं मानता हूं अगर 1% लाभ होता है, 2% लाभ होता है, आधा फीसदी लाभ होता है, तो वो सारा का सारा लाभ भाजपा के खाते से कांग्रेस में जाएगा। और भाजपा पहले से ही परेशानी में है। ये 2017 नहीं है जब अखिलेश की सरकार थी, लोगों को पता नहीं था कि भाजपा किस तरह की सरकार चलाने वाली है, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। अब उन्होंने योगी जी को 5 साल लोगों ने देख लिया है कि इस तरह की सरकार चलाते हैं, किस जाति को प्रोत्साहन मिलता है, क्या होता है, सब उन्होंने देख लिया है लोगों ने। अब लोग, ये हो नहीं सकता कि केवल हिंदुत्व की बात आप कर दें, केवल राष्ट्रवाद की बात नहीं, साथ में बात ये भी चल रही है, मोदी के बाद योगी, वो भी एक कैंपेन चल रहा है, तो कि मुख्यमंत्री आने वाले वक्त का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जिस तरीके से शासन चलाया है उसका मूल्यांकन करके उत्तर प्रदेश की जनता वोट तो वही काम को इनाम मिलेगा क्या सुकेश? मुद्दे क्या बन रहे हैं? काम को इनाम की बात हो रही है, या देखिए विपक्ष के लिए संजीवनी, ये कोरोना काल तो संजीवनी लेकर आया है ना। मुद्दे तस्तरी पर सजे हुए उनके पास हैं, इस्तेमाल करें या ना करें, पर मुद्दे क्या बनते दिख रहे हैं अभी आपको? मैंने पिछले डिस्कशन में भी कहा था, वहीं से शुरू करता हूं कि हाल के दशकों में एक नया टर्म आया है, प्रो इनकम्बेंसी, जो उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। पिछले 40 साल में हर बार सरकारें बदली हैं, तो विपक्ष के पास एक मुद्दा होता है, धारदार हथियार होता है। और आपने ठीक कहा, कोरोना ने ऐसा एक वक्त दिया है जब विपक्ष सरकार को घेर सकती है। सबसे पोटेंट इशू क्या हो सकता है जिसपे आप सरकार को घेर सकते हैं? देखिए, समय है काफी, मुद्दे बदलेंगे। आज की तारीख में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है,
अगर ये बड़ा मुद्दा नहीं होता तो जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, और ठीक कहा आशुतोष ने कि उसी दिन सरकार दाम एक्साइज ड्यूटी कट करने पे विचार नहीं करती। उनका ध्यान सीधे सीधे उत्तर प्रदेश पे है, इसलिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कट किया कि लोगों को राहत देने की जरूरत है। लेकिन ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में महंगाई को कब तक आप बना के रखते हैं, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। और क्या तेजस्वी यादव की तरह यहां का विपक्ष, चाहे वो नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, सबको उन्होंने बेरोजगारी पे घेर के रखा। उन्होंने पूरे चुनाव को डिगने नहीं दिया। तो क्या महंगाई और फॉल्स स्टेप्स नहीं लिए और यहां पर जिन्ना वाला मुद्दा जो बयान है वो फॉल्स स्टेप आ गया है क्या? और उस पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। मैं बहुत कन्विंस्ड हूं कि बीजेपी को जब उसके एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मोदी हो और राज्य में योगी हो तो उसे हिंदूवादी दिखने की जरूरत नहीं है। वो हिंदूवादी है। अब वो जो कार्ड है उनके पास, वो उनको चलने की जरूरत नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो 2002 में जो घटनाएं हुई, उन्होंने ऐसी एक इमेज नरेंद्र मोदी की बना दी कि एक हिंदूवादी नेता, बताने की जरूरत नहीं है। उनको बताने की जरूरत नहीं। You don't need to announce it to the world। तो जब एक भगवाधारी व्यक्ति को आप वहां बिठाते हैं तो आप वो हिंदू नेता है या हिंदुत्व का कार्ड वो चलेगा या चले या न चले, वो हिंदू नेता के तौर पे प्रचारित है, घोषित है, और आप उम्मीद करेंगे कि चाहे जिन्ना का फौपा हो जाए तो उस पे वो एक एज बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो तो एक दैट गोज विदाउट सेइंग कि वो एक पुट 100% होगा। नहीं, पर आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं और आशुतोष ने भी की, देखिए जब गरीब, अगर हम कल्याणकारी नीतियों की बात करते हैं, 5 किलो 5 आदमियों का परिवार है, 25 किलो किसी के घर में अनाज आ रहा है, उसको सिलेंडर फ्री का, वो कहने को सब्सिडी तो पिछले साल जून में हट गई, पर अभी भी वो नैरेटिव तो चल ही रहा है कि जी फ्री में दिया, नल में जल आ रहा है। तो गरीब अगर वो कंफर्टेबल है कि जी हमारे घर में तो ये आ रहा है, और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं, तो वहां पर आजकल गन्ने की जो कटाई चल रही है, वहां मजदूर मिलने मुश्किल हो रहे हैं। तो मैंने क्योंकि वहां पर जो गरीब है उसके पास खाने की दिक्कत नहीं है, तो महंगाई मुद्दा होगा अधिकांश जनसंख्या के लिए। मैं यही कह रहा था कि उसको सेंटर स्टेज में रखना बहुत मुश्किल होगा ऐसे में। और ये पिछले कार्यक्रम में आपको याद होगा मैंने डायरेक्ट बेनिफिशियरी की बात उठाई थी, और बीजेपी इन डायरेक्ट बेनिफिशियरी पे सीधे सीधे उसकी नजर होती है। आप जब मोदी ने नवंबर तक ये योजनाएं थी केंद्र सरकार की तरफ से, तो योगी ने अपनी योजना को बढ़ा दिया है। हमने इसको पिछली बार डिस्कस किया था कि तेल भी दिया जाएगा, अनाज भी दिया जाएगा, ये उन्होंने कर दिया है। ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी की जो एक बड़ा वर्ग उन्होंने तैयार किया, और प्रधानमंत्री अन्न योजना कहने को देश भर में खत्म कर दी गई, लेकिन राज्य उसे बढ़ा रहे हैं और योगी राज्य से बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक ऐसा 2-3 वर्ग तैयार किए हैं उन्होंने। एक ऐसा वर्ग जो महंगाई बढ़ने के बाद भी उसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आने नहीं देता है, उसको वो राष्ट्रवाद से जोड़कर देखता है। एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हुआ है जो माउथ पब्लिसिटी इस बात की करता है कि ये जरूरी है, राष्ट्र उसमें हिंदुत्व भी है और राष्ट्रवाद भी है। हाँ। एक ऐसा वर्ग, और दोनों पर्याय भी बन गए हैं बहुत जगह। एक ऐसा वर्ग बीजेपी ने तैयार किया है जो बेनिफिशियरी का वर्ग है, जो सीधे सीधे लाभान्वित है। आप याद करिए 2009 जिस समय कांग्रेस लगता था कि खत्म हो जाएगी, 2009 में कांग्रेस जीत कर आई क्योंकि उसने किसानों का ऋण माफ किया था और मनरेगा, बिल्कुल मनरेगा तो था ही। हाँ। और ऋण माफी ने काम किया कि ऐसा लगा कि कांग्रेस जो आने वाली नहीं थी वो लौट कर सत्ता में आती है। तो जो सीधा बेनिफिशियरी होता है उस पर बीजेपी की सीधी निगाह है। और तीसरा, उत्तर प्रदेश के इसमें हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश है। आज की तारीख में, आज ही के दिन देख लीजिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई दूसरा मुख्यमंत्री आमंत्रित नहीं था। शिवराज सिंह चौहान पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, उनको दिल्ली नहीं बुलाया गया था। योगी को दिल्ली बुलाया गया, उनसे राजनीतिक प्रस्ताव रखवाया गया। तो एक ऐसे व्यक्ति को जो भगवा पहनता है, जो हिंदूवादी है, जिसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि मोदी के बाद तो योगी का नंबर है, तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा बनाकर और उसे ऐसा दिखाना कि ये हमारा लायक व्यक्ति है और जिसको अब तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के अंदर उहापोह की स्थिति है, उसको एक फर्म फुटिंग देना। फिल्मी भाषा में कहूं, हिंदुत्व बैकग्राउंड स्कोर होगा और गाना कुछ और गाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हिंदुत्व सीमेंट होगी भाई। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब जो शख्स गली कूचो, गांव मोहल्लों, खड़ंजों, कस्बों में घूम रहा है
माहौल क्या है, मुद्दा क्या है वहां पर? राजीव, स्टूडियो वालों ने तो अब बात कर ली। अब सबकी बातें मैंने संदीप सुनी ली है। मैं कुछ बातें ये कहना चाहता हूं, जैसे बाई इलेक्शन की बात हो रही है, तो अगर आप देखें बाई इलेक्शंस ज़्यादातर कहा जाता है कि सरकारों की चुनाव है और ज़्यादातर सरकारें जहां थी वहां चुनाव जीते गए, लेकिन सिर्फ एक जगह हिमाचल प्रदेश में नहीं कि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी नहीं है। इसका मतलब हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहीं ना हो तो बीजेपी के लिए चिंता की बात है, उसके लिए दिक्कत की बात है मौजूदा हालात में। आप सबको पता है हिमाचल में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है। दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी की हम बात करते हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूं, कल मऊ में मैं था, एक महिला, मुझे एक गांव में दलित महिला मिल गई। उन्होंने 2 मिनट तक मुझसे ये कहा कि ऐसी सरकार दलितों के लिए आई नहीं, मुझे घर मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे राशन मिला, गैस सिलेंडर मिला, ऐसी सरकार दलितों के लिए कोई नहीं आई। मैंने जब भोजपुरी में वो बात कर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि 2022 में कौन आएगा, तो उन्होंने भोजपुरी में मुझसे पूछा कि जिसको मैं कह दूंगी वो आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा मायावती। मैंने कहा आप 2 मिनट तक अभी आप तारीफ कर रही थी, आपको इतनी चीजें मिली, आप कह रही हो मायावती। तो उसने हाथ दिखा के कहा, वीडियो में है मेरे कल के ही प्रोग्राम में, तो हाथ दिखा के कहा कि मोदी योगी इतना पैसा भी देंगे। 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, भोजपुरी अंदाज में ही बताइए ना ये बात। तो संदीप, उस महिला ने दोनों हाथ ऐसे किया, वीडियो में आप देख सकते हैं कि योगी मोदी इतना पैसा दिए ना, तब वो ओटवा मायावती के देव। हम तो के बोल के जाइब कि वोट मोदी के देवे जाते ही, और अंदर जाके मारब तो के पता चली कि के देले हैं। सब जात पर जाता, हम जात पर जाइब, दूसरे के देव तो कई दलित है मायावती के दिले हुई। इसलिए हम मायावती को कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे इतना जमीनी स्तर पे जब मैं इन चीज़ों को सुनता हूं, लोगों से देखता हूं, उनको ज़्यादातर लोगों को ये लगता है संदीप कि ये मीडिया वाला, ये गाड़ी से उतरने वाला आदमी, ये पैंट शर्ट पहने हुआ आदमी गांव में आ रहा है सिर्फ ये पूछने के लिए कि मोदी योगी का तुमको सामान मिला कि नहीं, तुम सारी चीजें हुई कि नहीं, और ये चाहता है कि इसको कहा जाए कि हम मोदी योगी को वोट देंगे। तो अंडर करंट है नाराजगी का जो आप महसूस दूसरी कर बात रहे ये हैं। मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के इलाके में ज्यादातर जगहों पर मैं घूमता हूं, इसके पहले के जो इलेक्शन हुए थे उसमें बात होती थी, अक्सर से मुस्लिमों के बीच में मैं जाता था तो वो ये कहते थे कि बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने के लिए जो जीत सकता हूं मैं उसको वोट दूंगा, या मुझे वोट देना या कम्युनिटी को वोट देना। अब बीजेपी ने ये डिस्कोर्स बदल दिया है। बीजेपी की तरफ से अब इस तरह की बातें होती हैं कि अगर हमारी सरकार गई तो पता है किसकी आ जाएगी। दूसरी तरफ से अब ये हिंदू तुष्टीकरण का काम चल रहा है और इस तरीके की बात कही जाती है। और पूर्वांचल के इलाके में एक और दिलचस्प तथ्य मैं आपको बता दूं, जो अदर बैकवर्ड का जो भी बड़ा चेहरा है, यहाँ मैं अंबेडकर नगर में हूं और यहाँ से लेकर के गाजीपुर बलिया तक का जो भी अदर बैकवर्ड लीडर है बड़ा, वो या तो भाजपा में है या सपा में आ गया है या आने वाला है। अखिलेश यादव ये कोशिश बहुत तेजी से कर रहे हैं कि अदर बैकवर्ड कास्ट का हर बड़ा चेहरा जो बीजेपी में नहीं है, अगर है तो उधर से टूट सके और नहीं है तो उनके मंच पर तो इसमें एक अहम पॉइंट आ जाता है राजीव एक अहम पॉइंट आ जाता है। दूसरी बात, ये राजीव आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जो जमीन पर मैं देखते आ रहा हूं कि हिंदुत्व नहीं लगता है, फोन उनका फोन कनेक्ट कीजिए राजीव का। पर जो बात राजीव कह रहे हैं ये अंडर करंट ऑफ नाराजगी की ओर इशारा है क्या सुकेश? कि भाई दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं वो तो बस ये पूछना चाहते हैं कि ये चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो मान जाएंगे मिल रही है, लेकिन वोट देने की बात पर कुछ और नजारा भी देखने को मिल रहा है। मैं इसको जनरलाइज करके नहीं देखता हूं कि किसी ने ऐसा कहा तो ऐसा ही है। 2014 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, उसमें मायावती के वोट में बहुत जमकर इरोजन हुआ है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो पूरा दलित वोट उनका बैंक होता था, वोट बैंक होता था, वो जाटव तक सीमित हो गया है और अब उसमें भी चंद्रशेखर रावण जो है वो सेंध लगाने लगे हैं। तो उनके वोट बैंक में तो शरण हुआ है, लेकिन एक जात पात की जो फीलिंग है और जो एक सोशल अलायंस जो हर पार्टियां बनाना चाहती हैं, वो उसका एक बेस बनता है। बीजेपी ने एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया था, उसमें से बहुत सारी पार्टियों को, बहुत सारी उसमें सेंधमारी है, बिल्कुल आशंका है, नहीं उस पे काम शुरू हो गया है। और इसीलिए इस फाइट को क्या कहते हैं?
है कि सुकेश जी सही कह रहे हैं कि एक बीजेपी ने एक बहुत बड़ा सोशल अलायंस का, ब्रॉडर सोशल अलायंस कास्ट का तैयार किया था और वो उसके विजय का लगातार कारण बनी रही है। इस बार जो हम क्षरण देख रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन वो उतना नहीं हो रहा है जो उसको पराजित करने की दिशा में ले जाए। नहीं, एसपीएसपी या महान दल या जनवादी पार्टी जो ये सोशल इंजीनियरिंग की थी बीजेपी ने, अब वो चीज क्या साध ली है अखिलेश यादव ने? संदीप जी, मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो लीडर्स है ना, जो अपने कास्ट को रिप्रेजेंट करने की एक तरह से ठेकेदारी करते हैं, वस्तुतः ये उस जाति के एक सर्टेन % वोट के अधिकारी होते हैं। कुछ % वोट पे ही इनका असर होता है। फेस ऑफ परसेप्शन बनाने का काम करते हैं। तो और जो वोट है वो किस तरह से बीजेपी के पास जुड़ा हुआ है, इस पर भी अध्ययन किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग एक पैराडाइम से देखना शुरू करते हैं और उसको ऊपर से नीचे तक इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अबे दुबे, जातीय समीकरण इस बार किसी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं क्या? और जिस परंपरागत चश्मे से पिछले कुछ सालों से हम जातीय समीकरण देख रहे थे उत्तर प्रदेश में, उनमें बदलाव देखते हैं क्या आप? देखिए, बद्री की ये बात सही है कि जो लोग जातियों के वोटों के दावेदार होते हैं उन्हें 100% उनकी जाति के वोट नहीं मिलते, ये सही बात। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले दिनों हर सामाजिक समुदाय में, हर जाति के अंदर हस्तक्षेप करके अपने लोग तैयार किए हैं। तो कहीं ना कहीं हर जाति में कुछ हिस्सा आरएसएस और भाजपा के हिस्से में जा रहा है। इसके बावजूद इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, उसमें लग रहा है कि भाजपा के साथ वैसा सामाजिक गठजोड़ नहीं है जो 2017 में था। यह बात सुकेश जी भी कह रहे हैं, राजीव जी ने भी जो बात कही वो इस तरफ इशारा करती है। मायावती के वोट जरूर कम हुए हैं, लेकिन मायावती का जो जाटव वोट बैंक है, जो उत्तर प्रदेश में दलितों का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो मजबूती के साथ आज भी मायावती के साथ है। ठीक है आशुतोष, जो ये हम जब जातीय समीकरण की बात करते हैं, हम ज्यादा ओबीसीज और एमबीसीज की बात करने लगते हैं। और पिछले हफ्ते जो मैंने कार्यक्रम किया था, यशवंत देशमुख जो जाने माने सोफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही थी कि हम ये भूल जाते हैं कि ओबीसी या एमबीसी में पेनिट्रेशन तो है बीजेपी की, ज्यादा बड़ी पेनिट्रेशन उन्होंने दलित वोट बैंक में की है, और वो अभी इंटैक्ट है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, और इसलिए अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिल रहा है, जिसमें 85 से 90% वोट जो सीएसडीएस का सर्वे कहता है अगर अपर कास्ट के पास जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि 20% वोट में से करीब 16-17% वोट तो उनको अपर कास्ट से मिल रहा है। बाकी का जो 20% वोट है वो कहां से आ रहा है? वो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टियों से आ रहा है, दूसरी जातियों से आ रहा है। लेकिन अगर 38% को अगर हम देखें तो 61% वोटर तो दूसरी तरफ है। 61% वोटर कौन है? जो ओबीसी की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं। तो आज भी जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं उनके पास ओबीसी के वोटर्स ज्यादा हैं, जो दलित की पॉलिटिक्स करते हैं दलित के वोटर्स उनके पास ज्यादा है। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। भारतीय जनता पार्टी ने पेनिट्रेट किया है, लेकिन अगर पहले उनके पास 10 में से 2 वोट था तो आज 10 में से 3 हो गया है। ऐसा नहीं कि 10 में से 7 वोट जो है अभी बरकरार है, या वो रथ थम गया है, या वो पीछे जा रहा है? विनोद, नहीं, देखिए, जहां तक ओबीसी की बात है, पिछले चुनाव में बंद मुट्ठी थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य चूंकि प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के, तो एक तरह से अघोषित रूप से यह प्रचार था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार तो अमित शाह जी ने लखनऊ में जाके घोषणा कर दी कि 2022 में इससे अंतर्द्वंद बढ़ेगा क्या? बिल्कुल अंतर्द्वंद बढ़ेगा। क्योंकि मथुरा में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हम कमल के चुनाव के नीचे लड़ेंगे। प्रसाद मौर्य ने कहा, लेकिन अमित शाह ज्यादा बड़े नेता हैं, उनकी बात का मतलब जो है, पर लड़ाई तो लड़ेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं, ये अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव के लिए अब अदर देन ओबीसी, जो यादव से अलग ओबीसी है, उसको जोड़ना ज्यादा आसान हो गया है। और जिस तरह मूवमेंट बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ नॉन यादव ओबीसी नेताओं का, आप रामाचल राजभर को देख लीजिए, लालजी वर्मा को देख लीजिए, और तमाम राजा राम पाल को देख लीजिए। तो इस तरह से जो ये पाल, राजभर और ये वर्मा, ये नॉन यादव ओबीसी हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से समझौता किया है, तो ये बता रहा है कि अदर देन ओबीसी जो है उसका मूवमेंट सपा की तरफ हो गया है। सामाजिक ताना बाना, राजीव आपके बीच में फोन कट गया था, किसने बेहतर बुना है? अब ओम प्रकाश राजभर तो ये कहते घूम रहे हैं, 2 दिन पहले कहा कि 2017 में पूर्वांचल में मैंने जितवाया बीजेपी को, इस बार खदेड़ा होबे कराऊंगा। देखिए संदीप, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव होना है
अगर उनके लिए चुनना है तो इसमें कहीं दूर दराज तक कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब सीएम चुनना है, अब ये चुनाव सीएम का होने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का होने जा रहा है। और ये योगी आदित्यनाथ मेहनत है, मैं कतई उनकी जाति पर नहीं जाता, लेकिन जो समाज में मैं देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो एक बड़ा तबका है बैकवर्ड में जो ये बात कहता है। अब 30 सालों में उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है राजनाथ सिंह बने थे, लेकिन वो इलेक्शन के बाद नहीं, जब वो 2002 में चेहरा बने थे तब से 14 साल बीजेपी गायब हो गई थी। अब फॉरवर्ड चेहरे को आगे करके अदर बैकवर्ड का वोट पाने का बीजेपी का जो ये प्रयोग है, जो 3 बार योगी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लिया गया, वो ये प्रयोग इसमें सफल होगा कि नहीं, ये भारतीय राजनीति का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रयोग होने जा रहा है कि आप फॉरवर्ड चेहरा रख रहे हो और 50% बैकवर्ड का वोट जिस राज्य में है, आप वहां चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हो हिंदुत्व विकास का तड़का लगा करके। और क्या उसी तरह से अदर बैकवर्ड इंटैक्ट रहेगा बीजेपी के साथ, जिस तरह से 2017 का चुनाव विधानसभा का था, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिया गया और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष एक ओबीसी जो ठीक बात कह रहे हैं गैर यादव ओबीसी था। एक फॉरवर्ड चेहरा और बैकवर्ड वोट बैंक इंटैक्ट रहे और अंदर खाने कलह भी शुरू हो गई हैं। अगर मैं ये कहूं तो मैं गलत बयानी नहीं कर रहा। देखिए, आज की तारीख में जो बीजेपी की स्थिति है उसमें अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शीर्ष नेतृत्व ये तय कर देता है कि अमुक व्यक्ति ये हमारा उम्मीदवार होगा, तो उसके बाद राजनीतिक कलह खत्म हो जाती है पार्टी के अंदर। ग्राउंड पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ। दूसरा, ये बात सही है कि किसी फॉरवर्ड चेहरे को आगे करके आप 50% बैकवर्ड का वोट पाएंगे क्या, एक प्रयोग, हाँ ये प्रयोग हो सकता है। वो इसलिए करना चाहती है बीजेपी क्योंकि एक तो उनको वो मौंग के तौर पे पेश करना चाहती है, वो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और अदर बैकवर्ड कास्ट में जाना नहीं चाहते, वो उनको हिंदू नेता के तौर पे प्रस्तुत करना चाहते हैं। और एक दूसरा जो बीजेपी को लगता है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री है जो कि एक ओबीसी नेता है, जो कि खुलकर यह बात कह चुके हैं कि मैं ओबीसी हूं। और चूंकि वो और इस चुनाव में ये चीज भी डाल दी है कि अगर 2022 में आप इनको बनाएंगे तो पहले 2024 बिल्कुल 2022 में आप इनको बनाएंगे तभी 2024 में मोदी बनेंगे। तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखना चाहते हैं। तो ये बीजेपी दरअसल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हिंदू मुसलमान का छौंक है या मेन डिश है, काम की दुहाई भी दी जा रही है और कोरोना, महंगाई, किसानों की आज हम थोड़ी कम बात कर पाए, करेंगे। किसान भी एक मुद्दा है जिसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। तो लड़ाई जबरदस्त है और धीरे धीरे यह सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दिख रही है। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो वोट लेते हैं, कितने लेते हैं, किसको नुकसान देते हैं, ये चर्चा का बड़ा विषय बनेगा। ये भविष्यवाणी मैं आज कर सकता हूं जब चुनावी नतीजे आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।